जो गलतियां हमने क्लास 11th में की थी 12th में ना करें। तो हम पहले से ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और थियोरेटिकल सब्जेक्ट को बैलेंस करना चाहते हैं। 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे लगातार पढ़ाई पे ना बैठ जाओ। हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगे, हो सकता है कि आपको फिजिक्स बहुत आसान लगे, हो सकता है कि आपको मैथ्स बहुत आसान लगे, हो सकता है कि आपको बायोलॉजी बहुत आसान लगे। सीधा फॉर्मूला याद रख के सीधा न्यूमेरिकल चिपका दिया, सीधा फॉर्मूला चिपका दिया और न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठ के, ऐसी कहानी नहीं चलेगी। इसकी खुशी भी होती है, लेकिन सोच लो कि मैं फेल हुआ हूं और मेरा दोस्त टॉप करके जा रहा है, तो ये बहुत भारी दुख होता है। क्लास 10 के बहुत सारे सब्जेक्ट में से आपको ये बात पता है कि साइंस और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट है कि जहां पर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैथ्स में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स और साइंस में हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स आपने 9th-10th फाउंडेशन में देखे हैं। लेकिन जब आप क्लास 12 से क्लास 11-12 साइंस की ओर आगे बढ़ते हो, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में से पता चलता है कि मैथ्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, भर भर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। केमिस्ट्री में सर बहुत ज्यादा थियरी और थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, जबकि फिजिक्स में सर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और ढेर सारी थ्योरीज भी आएगी। और फिजिक्स में तो यह भी बोला जाता है कि न्यूमेरिकल्स हाथों का मेल है, तो जितनी थियरी उससे कहीं ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सर इस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को और थियोरेटिकल सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करें। जैसे हम 10th से 11th साइंस की ओर आगे बढ़े थे, तो कहीं कहीं हम गिरे भी थे, कहीं कहीं हमने संभाल लिया अपने आप को और आगे बढ़ गए। लेकिन हम पहले से जानना चाहते हैं, पहले से प्रिपेयर होना चाहते हैं कि जो गलतियां हमने क्लास 11th में की थी वो 12th में ना करें। तो हम पहले से ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और थियोरेटिकल सब्जेक्ट को बैलेंस करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि वनरा। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं कि क्लास 12th में हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाए कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और थियोरेटिकल सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आप सबको इसमें सारी बातें ऐसी नहीं होगी कि बहुत ज्यादा नहीं है, ये सारी बातें आपको अंदर से पता है, लेकिन हम एक सीक्वेंस वाइज समझने जा रहे हैं जिसको आप अप्लाई करोगे। मैंने पूरे अपने करियर में ये चीजें बच्चों को बताई और उसका बहुत बड़ा फायदा भी उनको देखने को मिला है। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी आपको टिप्स बताऊंगा कि जो इस क्लास 12th की आपकी जर्नी को, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगी। तो एक सीधी सी बात ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल डेवलप करनी है कि जहां पर आप अच्छे से एक प्लानर बनाओगे, स्टडी का टाइम टेबल बनाओगे, अपने हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करोगे। वहां पर मॉर्निंग शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट आपके हिसाब से, आपका जो फ्रेश माइंड वाला जोन हो या शार्प माइंड वाला जोन हो, हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मुझे किस किस टाइम पे कौन कौन सी थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लानर बनाना है। इसमें बात यह भी ध्यान रखना कि आप 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे लगातार पढ़ाई पे ना बैठ जाओ, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बड़ा टाइम पीरियड आप स्टडी का प्लान बनाओगे, फोकस्ड होके 4-5 घंटे एकदम स्टडी करने बैठोगे तो बीच बीच में आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट आपको यह करूंगा कि जब आप स्टडी का प्लान बनाओ तो उसमें 1.5 घंटे या 2-2 घंटे के बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लो, अपने माइंड को फ्रेश करो और वापस पढ़ाई पे बैठ जाओ। तो एक स्ट्रक्चर प्लानर की आपको जरूरत होगी और फोकस्ड होके स्टडी का आपको ब्लॉक्स बनाना है कि 2 घंटे या 1.5 घंटे के, वो अपने हिसाब से, वो किसी और के हिसाब से नहीं। हर एक स्टूडेंट के लिए वो अलग अलग होगा, इसलिए मैंने टाइम ड्यूरेशन पहले से आपको बांध के नहीं रखा है कि यही है, नहीं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और ये भी याद रखना कि स्टडी प्लानर में आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि किस सब्जेक्ट को मुझे अच्छे से प्रायोरिटी देनी है। क्यों? क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगे, हो सकता है कि आपको फिजिक्स बहुत आसान लगे, हो सकता है कि आपको मैथ्स बहुत आसान लगे, हो सकता है कि आपको बायोलॉजी बहुत आसान लगे। तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उसको प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट को आप टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हार्ड सब्जेक्ट आपके लिए आसान बनता जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आसान 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 चीजें आप करते गए तो उससे नंबर अच्छे आ जाएंगे, नहीं। आपके पास, हम शुरुआत से, हम प्रारंभ से ही तो इसलिए अच्छी तैयारी में जुड़े हुए हैं। तो हार्ड सब्जेक्ट को आसान बनाने की रेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले से ही डिसाइड हो, आपको पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए, ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए ज्यादा हार्ड है, तो उसको अच्छे से टाइम दो, यूटिलाइज करो और उस कॉन्सेप्ट को, उस सब्जेक्ट को आसान बनाने की प्रिपरेशन में जुट जाओ। और याद रखना कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। बेटा, हम जब 11-12 साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं तुम्हें समझ में हर चीज आ जाएगी। हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, दूसरी बार में समझ में आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार में समझ में आ जाएगी। लेकिन थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, वो आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी होगी। तो बार बार थियोरेटिकल सब्जेक्ट को रिवाइज करना होगा। तो अपने स्टडी प्लानर में एक टाइम ऐसा भी देना कि जहां पर आधे घंटे 1 घंटे में आप पूरे दिन का जो भी क्रियाविधि हुई है उसको रिवाइज कर लो, जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट या जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े उसको रिवाइज कर लो। तो रिवीजन के लिए टाइम देना मस्ट रहता है थियोरेटिकल सब्जेक्ट में। और यह भी याद रख कि बेटा, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो
तब सीधा फॉर्मूला याद रख के सीधा न्यूमेरिकल चिपका दिया, सीधा फॉर्मूला चिपका दिया और न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठ गए, ऐसी कहानी नहीं चलेगी। हो सकता है कि फाउंडेशन पे या 9th-10th में ये कहानी चल गई हो, वर्क भी कर गई हो, लेकिन सीधी यहाँ पर ऐसी बातें नहीं चलेगी। आपने क्लास 11th में फिजिक्स में भी ये बातें पढ़ी है कि सीधा फॉर्मूला रट के हम न्यूमेरिकल सोल्व हर बार नहीं कर सकते। कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो हमें फंसा ले जाता है, तो इसलिए पहले थियोरेटिकल सब्जेक्ट पे या फिजिक्स की बात करूँ मैं खास करके, तो पहले थ्योरी पे ध्यान दो, कंसेप्ट वहाँ से समझो, डिटेल में समझो, उसके रूट्स को जानो, क्योंकि हर एक कंसेप्ट अपने साथ साथ कोई कंडीशंस लेके आता है, तो हम वो कंडीशन को समझते हैं, उसके रूट्स को जानते हैं और फिर जाके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सीधा न्यूमेरिकल पे जंप नहीं करना है, पहले कंसेप्ट को समझना है। और न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं कि 3 दिन में एक आध बार सोल्व कर लिया, हफ्ते में एक आध घंटे या 2 घंटे हम बैठ गए या 3 घंटे बैठ गए, ऐसे कभी नहीं करना है। आपको स्टडी प्लान में मैंने जैसे बताया वैसे कि एक डिसाइडेड टाइम जोन रखना है कि ये टाइम मेरे लिए शार्प माइंड वाला टाइम है, कि उस टाइम पे मैं अच्छे से वर्क कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकता हूँ, डेली बेसिस पे सोल्व कर सकता हूँ। तो वैसे डेली रूटीन में आपको सोल्व करने हैं वो न्यूमेरिकल्स। अगर रोज के 10 न्यूमेरिकल भी आपने सोल्व किए, 365 दिन, 3500 इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करोगे, फिर चाहे दुनिया का इतिहास का हार्ड से हार्ड पेपर भी आपके सामने क्यों ना रख दे, आपको वो हिला नहीं सकता है। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होनी चाहिए बेटा, वापस बोल रहा हूं, डेली बेसिस पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा। अब एक चीज का ये भी ध्यान रख, ये है ना बहुत वर्क करता है मेरे लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी है, मैं उतनी डिटेल में या उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाता। मैं मुश्किल से बताऊं अपने बारे में, खुला मन करके बताता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1.5 या 2 घंटे तक सेल्फ स्टडी कर पाता था। सेल्फ स्टडी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ग्रुप स्टडी को भी आप नकार नहीं सकते हो। हर किसी के लिए वर्क नहीं करता है, लेकिन मैं जिस हिसाब से समझ पाया हूं तो 70 या 75% स्टूडेंट्स के लिए ये वर्क करता है कि हमने कुछ बात खुद से पढ़ी है, सेल्फ स्टडी की है, अब वो कहीं ना कहीं हमने ग्रुप डिस्कशन किया है, कि जिससे हमें एक आइडिया लग गया है। कोई कंसेप्ट मेरा पहले से वीक था, जो हमने ग्रुप डिस्कशन किया, तो वो कंसेप्ट अब क्लियरिटी मेरी और बढ़ गई। कोई चीज हो सकता है कि वो टीचर आपको और अच्छी तरीके से ना समझा पाए, या उस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से ना समझ पाओ, लेकिन कोई मेरा फ्रेंड है वो इसको बहुत आसान तरीके से समझा पा रहा है, तो ये भी एक फायदेमंद प्रोसेस रहती है। तो ग्रुप स्टडी भी आपको साथ साथ करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन मतलब चल बेटा बैठते हैं, चल बेटा दोस्त आजा अपन ग्रुप स्टडी करते हैं, तो ऐसे रोज रोज तुम करोगे तो मान लो कि वो ग्रुप स्टडी ना होके तुम्हारी बकेती आगे बढ़ती जाएगी, वैसी हो जाएगी। ग्रुप स्टडी में फायदा ये होता है कि आप 1.5-2 घंटे 3 घंटे आराम से पढ़ लिए, फिर हल्की फुल्की दूसरी तीसरी बातें कर ली, फिर वापस अपने स्टडी वाले प्लान पे आ गए। इससे बहुत फायदा भी होता है, इससे दुख भी कम हो जाता है। कैसा वाला दुख पता है, कि जब हम कभी कभी देखते हैं ना कि रिजल्ट आया तो मैं तो फेल हुआ, लेकिन मेरा दोस्त है वो अच्छे स्कोर कर गया, टॉप कर गया, तो उसका दुख है ना वो बहुत अलग होता है, और बहुत भारी भी होता है। हाँ, इसकी खुशी भी होती है, जैसे कि मैं फेल हो गया लेकिन मेरा दोस्त भी फेल हुआ है, इसकी खुशी भी होती है। लेकिन सोच लो कि मैं फेल हुआ हूँ और मेरा दोस्त टॉप करके जा रहा है, तो ये बहुत भारी दुख होता है। तो पहले से ही अपने ग्रुप को अवेयर रखो कि हम जब ग्रुप स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन कितने लेवल पे है। और मानो ये बात कि इससे है ना हमारा लेवल भी बढ़ता है। जैसे कि हमारा यहाँ थप्पड़ रूल चलता था कि हमने सेल्फ स्टडी की है, हमने लेक्चर्स देखे, हमने पढ़ाई पूरी की पूरी की है, तो महीने में एक आध बार या महीने में 2-3 बार हमने ग्रुप स्टडी का प्लान बनाया, जहां पर वो कुछ क्वेश्चन मुझे पूछेगा और मैं कुछ क्वेश्चन वहां पर उनको पूछूंगा। जिसको नहीं आया, जो हारेगा वो थप्पड़ खाएगा। और ये रूल्स मैंने बच्चों के अंदर भी देखा है और बहुत एफिशिएंसी वे की, क्योंकि कई बार हम आपस में बेइज्जती फील करते हैं। थप्पड़ रूल भी चलता है, बेइज्जती रूल भी चलता है, तो हम बेइज्जती फील करते हैं कि भाई मेरे ग्रुप में मैं सबसे नीचे हूं, तो मुझे और थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत है, मेरे ग्रुप के हिसाब से तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरे ग्रुप की कंपैरिजन, ये कंपैरिजन आपस में नहीं, ये एक हेल्दी कंपटीशन है कि जिसकी वजह से हम पूरा ग्रुप आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक फायदेमंद प्रोसेस है। वापस मैं आपके ऊपर ये थोप नहीं रहा हूं कि ये करना ही करना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन रोज ग्रुप स्टडी आपको कभी कभी हो सकता है कि ये ज़्यादा बखेती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ जाए। तो रोज नहीं, लेकिन कहीं कहीं किसी एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, जिससे आपको सेल्फ अवेयरनेस भी आ जाए कि मैं किस लेवल के अंदर खड़ा हुआ हूं। अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में भी हम कभी कभी ऐसा किया करते थे कि पूरे न्यूमेरिकल्स की एक शीट बन गई है, हम कौन कितनी जल्दी सोल्व करेगा और कितने न्यूमेरिकल सही अटेम्प्ट करता है, किसके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं उस न्यूमेरिकल्स वाली टेस्ट में। तो हम आपस में कभी कभी ऐसा हेल्दी कंपटीशन किया करते थे। अब ये कुछ ग्रुप स्टडी की बातें हुई। पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए, फिर बताया कि आपको अपना सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा टाइम देना है। फिर जब भी आप न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़े तो पहले उसके रूट्स को जान लो, पहले उसके कंसेप्ट को जान लो, और ग्रुप स्टडी का भी अपना एक महत्व है, वो बात दिमाग में रखना है। अब याद रख कि ये सारी चीज़ें हैं,
उससे भी बढ़िया एक बात है कि आप कौन से रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो। जिस भी बुक्स को आप पढ़ रहे हो या जो भी वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो, उनकी थिंकिंग प्रोसेस आपके अंदर डेवलप होती है। वो आपको पता भी नहीं चलता है, डे बाय डे उस बुक की या फिर उन टीचर की थिंकिंग एबिलिटी वो आपके अंदर डेवलप होती है। तो बहुत वाइसली आपको चूज करना है कि मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी है। अब ऐसी गलती कभी मत करना कि बहुत सारी बुक खरीद ली, हालांकि आप इसके बारे में पहले से अवेयर होंगे, लेकिन बताना मेरा धर्म बनता है कि बहुत सारी बुक ना खरीदे, बल्कि 1 या 2 किताब हर एक सब्जेक्ट के लिए खरीदे और वो पूरे साल रगड़ दीजिए, बार बार रगड़ दीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार वो सोल्व कीजिए, ताकि आपकी क्लियरिटी और बढ़ती जाए और कॉन्फिडेंस भी और बढ़ता जाए। ठीक है। अब याद ये रखना कि कोई भी कंसेप्ट हम एक्चुअल में चाहे ना तो बुक से पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, वहां से थ्योरी भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पहली बार बुक से पढ़ने जाओगे ना तो टाइम ज्यादा ले लेगा। ऑल्दो आप बुक से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ बुक से पढ़ने में ये दिक्कतें आती है कि हम टाइम ज्यादा ले लेते हैं उस चीजों को समझने के लिए। उससे बेटर वे ये होता है कि हम न्यूमेरिकल्स वहां से सोल्व करते हैं, बुक से सोल्व करते हैं, और हम थियोरिटिकल पार्ट है वो वीडियो लेक्चर्स से देख सकते हैं। तो क्लास 11th का अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसके पूरे प्रॉपर डिटेल में वन शॉट लिखे हुए हैं, उसका रैपिड रिवीजन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपर 11th साइंस और नेक्स्ट टॉपर 12th साइंस के भी आपको लेक्चर्स वहां पर मिल जाएंगे इस चैनल पे। और एक खास बात कि ये जर्नी है बहुत लंबी है, तो इसके लिए एक बैच, डेडिकेटेड बैच भी लॉन्च किया गया है, प्रारंभ बैच। तो मैं ज़्यादा बात इसकी नहीं बताता हूँ, बस एक लाइन में बात बताता हूँ कि इस लंबी जर्नी में बहुत सारे स्टेजेस आएंगे कि जहां पर आप अपने आप को सेल्फ डाउट के अंदर या कॉन्फिडेंस लूज के अंदर या डिप्रेशन या एंजाइटी के अंदर अपने आप को पाओगे, या कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैं किसी समस्या के अंदर घिर चुका हूं। तो उस टाइम पे हम आपका हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे। पढ़ाई तो होगी, लेकिन इन चीज़ों की भी मैं बात करता हूं। ठीक है, एक लाइन में मैंने बता दिया आपको कि जब भी आप अपने आप को अकेला पाओगे या जब भी आप अपने आप को किसी समस्या के और पाओगे, तो वहां पर हम आपका हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे। एक छोटी सी बात है, वरना बहुत सारे फायदे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जाके सारी बातें आप सुन सकते हो, समझ सकते हो कि वेज के बारे में क्या डिटेल्स दी गई है। अब ये बात याद रखना कि अपने आप को टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, रिवीजन करना है। एक आदत आपको 365 दिन में पालनी है कि रिवीजन मस्ट है, थियोरिटिकल सब्जेक्ट में भी और जो न्यूमेरिकल्स आपने सोल्व किए वहां पर भी। न्यूमेरिकल जब सोल्व कर रहे हो तो उसके आगे स्टार मार्क लगाते जाओ कि ये 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। कि 5 स्टार है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी वाला क्वेश्चन है, तो उसको बार बार मुझे रिवाइज भी करना है। रिवीजन से ये फायदा ये होता है कि जब लास्ट टाइम आता है तब हर कोई बहुत ज्यादा टाइम देता है उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को याद रखने के लिए, जबकि आपको 15 मिनट में वो चीज़ है वो सारी की सारी रिवाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज को लिए पहले से टाइम दिया है। पहले से टाइम देने के लिए ये फायदा होता है कि लास्ट मोमेंट पे अब हर कोई ज्यादा टाइम दे रहा है, लेकिन आप वो चीजें वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के अंदर कर पा रहे हो। उसके पीछे का एक मूलभूत कारण होता है, वो रिवीजन होता है। तो रिवीजन ये मस्ट चीज है कि जो आपको बार बार करनी है, लगातार करनी है। बेटा हर समय पे नहीं, लेकिन समय समय पे अपनी एक एग्जाम लेते रहो, अपनी एक परीक्षा लेते रहो। ये एग्जाम या ये टेस्ट अपने आप को डराने के लिए नहीं होती है, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए होती है। दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो हर टाइम हर समय पे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वो है चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप को चैलेंज करो, ये हर टाइम आपको अपने अपग्रेड वर्जन की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। तो अपने आप को चैलेंज करो, आगे बढ़ो और अपने आप पे भरोसा रखो। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। रवि वनरा, शाइनिंग ऑफ।